नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर है हम कश्मीर एक्सप्रेस। अगले 1 घंटे तक हम अपने जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से आपको बाखबर कराएंगे। आइए आगाज करेंगे हेडलाइन से। एमओएस होम हंसराज अहीर ने दी पाकिस्तान को सख्त अल्फाज में वार्निंग, कहा बाज नहीं आया पाकिस्तान तो देंगे मुंह तोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर में बढ़ती जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी। डीजीएमओ की वादा खिलाफी के बाद सियासी लीडरान भी करने लगे हैं फौजी कार्रवाई का मुतालबा। अनंतनाग और शोपियान में मिलिटेंट ने किया हिफाजती दस्तों पर ग्रेनेड हमला। शोपियान में 4 पुलिस एहलकार और 12 शहरी जख्मी। हिफाजती दस्तों ने किया मिलिटेंटों के हमले की कोशिश को नाकाम। सोपोर के नवाही इलाके में किया था आईईडी नस्ब। और वादिये कश्मीर में गर्मी ने तोड़ा 5 साल पुराना रिकॉर्ड। पारा पहुंचा 36 डिग्री सेल्सियस। नहीं मिलने वाली आइंदा चंद दिनों में राहत। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। पाकिस्तान ने अगर आइंदा सीज फायर की खिलाफ वर्जी की तो उसकी खैर नहीं, ये वार्निंग दी है मरकजी ममलिकती वजीर हंसराज अहीर ने। उन्होंने कहा कि अगर अब भी पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आया तो हिंदुस्तानी फौज उसका माकूल जवाब देगी। पाकिस्तान ने हफ्ते की रात हिंदुस्तान की फॉरवर्ड पोस्टों को निशाना बनाकर शदीद गोलाबारी की थी। गोलाबारी में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए थे जबकि 14 अफराद जख्मी हो गए थे। बीएसएफ की जानिब से भी इस इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया गया। जवाबी कार्रवाई में 5 पाकिस्तानी रेंजर्स के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा बीएसएफ ने पाकिस्तान की 3 चौकियां भी तबाह कर दी। मिलिट्री कोई हल नहीं है, ताकत कोई हल नहीं है जम्मू कश्मीर के मसले का हल करने का। अगर हल है तो वो बातचीत है, वो सियासी हल है। तो आज तो बातचीत की ऑफर आपके पास है। आज तो कह रहे हैं आओ बातचीत करो हमारे साथ। ये कहना है कि पाकिस्तान एक कायर मुल्क है, उसकी बात पर कोई यकीन नहीं किया जा सकता। हम पहले से ही कहते हैं और हमारे जो विदेश मंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री ने कहा है और इस मुल्क पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और भारतीय सैनिकों को उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये सीज फायर को हम नहीं मानते हैं और जो सीज फायर का बार बार ये पाकिस्तान या दूसरे लोगों ने उनको हम कंडेम करते हैं। और पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल सीज फायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है और दोनों ममालिक के डीजीएमओ की बातचीत के बाद उम्मीद थी कि सरहदों पर अमन कायम होगा, लेकिन आदत के मुताबिक 2 दिन बाद ही पाकिस्तान ने वादा खिलाफी कर दी। 2018 की शुरुआत से एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी हो रही है और मई के महीने में इसमें काफी शिद्दत आई। 15 से 23 मई के दौरान सांबा, केरन, आरएसपुरा और मेंढर सेक्टर में गोलीबारी की गई। शेलिंग और गोलाबारी में इस साल अब तक 46 शहरी हलाक हो चुके हैं जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के भी 20 जवान शहीद हो चुके हैं। इधर बीजेपी लीडर रमेश अरोड़ा का कहना है कि पाकिस्तान अपनी हरकत से अगर बाज नहीं आता, जंग का माहौल पैदा करने की कोशिश करता है तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून साज काउंसिल के रुकन रमेश अरोड़ा ने कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर भारत मुखालिफ कार्रवाइयों की पुष्टपनाही कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के सब्र का इम्तिहान न ले। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से हालात बद से बदतर बन चुके हैं। कश्मीर में जहां ग्रेनेड अटैक में इजाफा देखने को मिला है, पत्थरबाजी की घटनाओं को इजाफा देखने में मिला है, वहीं यहां जम्मू कश्मीर में सरहदी इलाकों में लोग परेशान हैं पाकिस्तान की शेलिंग से। इस पर बात करेंगे बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और एमएलसी हैं रमेश अरोड़ा साहब से। कैसे देखते हैं सर, कहीं ना कहीं सीज फायर वो फायर बैक कर गया बीजेपी को? नहीं, फायर बैक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी एक बात ज़रूर कहूँगा कि हालात जो मिलिटेंसी डिफरेंट मोड के अंदर चलती है, कहीं फेज तेज़ होता है, कम होता है। इस समय उन्होंने कुछ घटनाएं की हैं। आज भी घटना जो हुई है, पुलिस जीप पर जो ग्रेनेड थ्रो किया गया और उसमें 4 पुलिस वाले स्प्लिंटर से ज़ख्मी हुए, 2 सिविलियन ज़ख्मी हुए। बॉर्डर के अंदर पाकिस्तान पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि जितनी डिस्टर्बेंस इन्फिल्ट्रेशन करवाई जा सके वो करवाने की। और पिछले दिनों में खबर भी थी कि शायद उन्होंने 12-14 लोग करवाने में कामयाब हुए हैं, इस प्रकार की खबर भी आई थी।
मेरा ये मानना है ये बहुत बड़ी प्रॉक्सी वार है इंटरनेशनल लेवल पे, और हम लोग एक काम में कामयाब रहे हैं कि अल्टीमेटली पूरे दुनिया के सामने सिग्नल देके हम लोगों ने तो ये बताने की कोशिश की कि साइबेरिया नहीं बनेगा, ये लगातार लड़ाई नहीं होने दी जाएगी, हम लोगों ने किया है। लेकिन पाकिस्तान को शायद मुकद्दस महीने का भी कोई कदर नहीं थी, उन्होंने अपना काम जारी रखा। मुझे लगता है कि एक मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अल्टीमेटली हर एक आदमी शांति चाहता है, अमन चाहता है, वो कश्मीर में रहता हो, जम्मू में रहता हो, लद्दाख में रहता हो। लेकिन सर कहीं ना कहीं यहाँ पे महबूबा मुफ्ती ने जब यहाँ सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की ओर से शेलिंग की गई, वहीं महबूबा मुफ्ती का बयान आता है कि बातचीत का रास्ता खोलना होगा। कितना आप समझते हैं कि जो उन्होंने कहा है वो सही है हालात को मामूल पे लाने के लिए? मुझे लगता है कि मेरी सोच थोड़ी अलग है, भिन्न है। मेरा ये मानना है कि हम लोग, जैसे मैंने बात कही कि मैंने अमन चाहते हैं, चैन चाहते हैं, आराम से आम आदमी जिंदगी जीना चाहता है, वो कश्मीर का मुस्लिम हो, यहाँ का हिंदू हो, लेकिन अमन की कीमत क्या? मेरा ये कहना है कि महाभारत के युग में कृष्ण ने कोशिश करके देख ली, आखिर में महाभारत करना पड़ा, कोई अल्टरनेटिव जब नहीं निकला। आपका मतलब है कि जंग ही एक आखिरी रास्ता है इस वक्त? मुझे लगता है अगर अमन के लिए यही एक रास्ता है तो इस रास्ते की ओर काम करने की जरूरत है। अगर अमन इसी से होना है तो हमें लगता है इस पर वर्कआउट करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान का इरादा जो है आल्दो आइसोलेशन में पड़ा है, दुनिया में आइसोलेट हम लोगों ने करके देख लिया, काफी हद तक कामयाब रहे, लेकिन उसके बाद भी उसको सबक सिखाने लगता है कि टाइम के साथ अगर ये कोई हल नहीं है तो इस और जनता को भी तैयार होना पड़ेगा, सरकार को भी तैयार होना पड़ेगा। रमेश अरोड़ा बड़ा बयान कहना है कि अगर पाकिस्तान प्यार की भाषा नहीं मानता है फिर एक ही रास्ता बच जाता है, और जंग से भी इन्होंने कहा है कि परहेज नहीं रख सकते, क्योंकि अमन और शांति बहाली करना ही भारत की प्राथमिकता है जम्मू कश्मीर में। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, जी मीडिया जम्मू। सरहदी इलाकों में सीजफायर की हो रही खिलाफ वर्जी पर भारत मंच और पैंथर्स पार्टी के कारकुनों ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। जम्मू में दोनों तंजीमों के कारकुनों ने पाकिस्तानी फौज और सरकार का पुतला नजर आतिश करके अपनी नाराजगी जाहिर की। खासतौर से मुजाहिरीन ने हुकूमत हिंद के मौजूदा रवैये पर भी सवाल उठाया। मुतासिरीन को मुआवजा देने का मुतालबा करते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और आज का जो हमने प्रोटेस्ट रखा है इसलिए रखा है कि पाकिस्तान को एक स्ट्रांग मैसेज दिया जाए कि हिंदुस्तान की आर्मी चुप नहीं बैठती है, लेकिन उनका पेशेंस देखिए कि हम बार बार पाकिस्तान को मौका दे रहे हैं सुधरने का, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आ रहा और चोरों की तरह पीछे से वार करता है। जो जावेद बाजवा है उसको चेतावनी देते हैं भारतीय रक्षा मंच की तरफ से कि सुधर जाए, नहीं तो अगर नहीं सुधरता तो पूरे हिंदुस्तान में एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट और जोर से निकाला जाएगा, और हमारी जो हिंदुस्तान की जो हमारी गवर्नमेंट है, आर्मी है, मजबूरन उनको एक फैसला लेना पड़ेगा कि उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। जहां हम कड़ी मजम्मत करते हैं वहीं बॉर्डर के लोगों के लिए 5-5 मरले प्लॉट की जो आपने यकीन दहानी दी थी, एश्योरेंस दी थी, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए, ताकि बॉर्डर के लोग जो है वो ऐसे मौकों पे सुरक्षित स्थानों के ऊपर अपने माल मवेशी और अपने परिवार समेत रह सके। और जो सीज फायर का आपका डिसीजन है उसको रिव्यू करना होगा, क्योंकि कश्मीर के अंदर हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, और सीज फायर का खुमाइजा जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भुगतना पड़ रहा है आज की तारीख में। और गुज़श्ता 4 सालों से सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी खौफ और दहशत के साए में बसर हो रही है। इस पूरे अरसे में दर्जनों अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, लाखों की प्रॉपर्टी बर्बाद हो चुकी है। सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर रखा है, लेकिन अभी तक मुतासरीन इसका इंतजार ही करते रह गए। सरहदी इलाकों पर एक दफा फिर माहौल कशीदा है। गुज़िश्ता हफ्ते डीजीएमओ की बातचीत के बाद अमन की उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन ये भी खत्म हो गई। आए दिन होने वाली गोलाबारी के डर से लोगों को बंकरों और महफूज मकामात में रहना पड़ता है। पाकिस्तान के खिलाफ तो इनकी नाराजगी जाहिर है, लेकिन अब अपनी हुकूमत के खिलाफ भी उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अभी तक कहते थे 5 लाख सेंटर देगा, 5 लाख स्टेट देगा, वो अभी तक कुछ नहीं है। तो कहते हैं ये स्टेट वालों ने लेना है तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी,
जब नौकरी लेनी है फिर स्टेट वाले पैसे नहीं मिलेंगे। मेरे गांव में भी ऐसा हुआ है, अभी तक तो नहीं है। और जनवरी महीने में मेरे घर में खुद कपूरपुर में बम पड़ा, मेरे 2 कमरे, 1 रसोई, 1 बाथरूम बिल्कुल तबाह हो गया, ड्वेजर हो गया। तो कहने लगे, इधर डिवीजन कमिश्नर साहब आए, व्यास जी आए, काफ़ी अफसर थे। मैंने कहा हाँ आपको पूरा मुआवजा मिलेगा और रिपोर्ट बढ़ाई भी। तो फिर कहने लगे नहीं जी सभी को पूजा 100। मुझे अभी तक वो पूजा 100 भी नहीं मिला। जब वोट लेने होंगे तो तब सभी लीडर आके वादा भी करेंगे, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं करता, अभी तक नहीं किया किसी ने। हमारी ये डिमांड है स्टेट गवर्नमेंट से कि भाई जो भी बॉर्डर के लोग हैं, जो हर 3 महीने के बाद माइग्रेंट होते हैं, बम पड़ते हैं, मर जाते हैं, मवेशी मर जाते हैं, उनको पीछे कोई 5 मरले जो का प्लाट है, जो जैसे कश्मीरी को बना के दिया है, ऐसे ही हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं उनको भी दिया जाए। पाकिस्तानी फौज की जानिब से होने वाली फायरिंग से सबसे ज्यादा मुतासिर सरहदी इलाकों के लोग ही होते हैं। आए दिन कोई न कोई उनका अजीज इसका शिकार होता है। माली नुकसान भी उनका काफी हो चुका है। कुछ गैर सरकारी तंजीमें इनकी मदद करती हैं। अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि सरकार को इस ज़िम्न में संजीदा कोशिश करनी चाहिए। उसको थोड़ी सी कंपनसेशन से मकान तो नहीं बन सकता ना। तो अब जिनके इतने जानवर मर गए, इतने कॉस्टली जानवर मर गए, उनका क्या होगा? और जो इंजर्ड हो गए जानवर, उनका क्या होगा? लोग अपनी जान बचा करके किस तरह भागे, उनके माल मवेशी मारे जाते हैं, उनकी जायदाद तबाह हो जाती है और सरकार वादे करती रहती है। 5 मरले के प्लाट से फिर जो 4 साल से पहले कहा था, आज तक किसी को नहीं मिला। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान पाकिस्तानी फायरिंग से 26 अफराद हलाक और 158 जख्मी हो चुके हैं। जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ के इलाके पाकिस्तानी जारहियत के सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। अभी तक सरकार इन इलाकों में होने वाले माली नुकसानात का तखमीना भी नहीं निकाल पाई है। इंतज़ामिया का कहना है कि जल्द ही मुतासरीन को मुआवजा अदा कर दिया जाएगा। और अब कोशिश है कि उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट, उनके घर में लोग हैं तो हम चाहते हैं कि पहले उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। और एम्प्लॉयमेंट से ये होता है कि लोग लगातार एक सोर्स ऑफ इनकम रहता है। तो अभी हमने 1 करोड़ के करीब अभी सभी जो ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मैंने रिलीज़ कर दिया, 2 दिन पहले ही हुए। और उनको कहा कि 2 दिन में आप 2-3 दिन में डिस्पर्स करो, कोई जो भी लॉस हुआ है उसको आप दे दीजिए। मरकजी हुकूमत ने सरहदी इलाकों में बंकर बनाने की मंजूरी बहुत पहले दे रखी है। इसका बजट भी अलाट किया जा चुका है और काम भी हो रहा है, लेकिन मकामी लोग काम की रफ्तार से मुतमईन नहीं हैं। लोग जल्द अज जल्द इसकी तामीर और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जी सलाम के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। तो सरहदी इलाकों में रहने वालों का दर्द और ऊपर से हुकूमत का रवैया वाकई इन्हें बेहद परेशान कर देता है। अपनी जान जोखिम में डालकर ये यहां पर रह रहे हैं, उसके बाद इनको सपोर्ट ना मिल पाना, नुकसान की ठीक तरह से भरपाई ना हो पाना बेहद अफसोसनाक है। इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर राजन वैद्य, प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट जम्मू से हमारे साथ फोन लाइन पर है, उनसे बात करेंगे। राजन, लोगों की तकलीफ हम दिखा रहे हैं जी सलाम पर, आखिर हुकूमत का दिल क्यों नहीं पसीजता और इस तरह की शर्तें लगाई जाती हैं, या तो मुआवजा ले लो या नौकरी, जिसको नौकरी मिलेगी उसको फिर स्टेट का मुआवजा नहीं मिलेगा। ये क्या तरीका है लोगों से डील करने का ऐसे वक्त में जब वो अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं? इमरान, आपने सही कहा, जो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है इस पाकिस्तान की फायरिंग और शेलिंग से, वो सबसे ज्यादा सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों को हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जब मरकज में हुकूमत आई थी और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी और पीडीपी का जो गठबंधन हुआ, तो पहला ये वही वादा था कि 5 मरले का जो प्लॉट है वो जो है सरहदी इलाकों के लोगों को दिया जाएगा। आज भी 4 साल के बाद भी वो सिर्फ वादे हैं और कागजों के ऊपर हैं। फिर ये खाता तैयार किया गया कि बड़े बड़े कम्युनिटी हॉल बनाए जाएंगे, कम्युनिटी हॉल में इनको रखा जाएगा जब ये शेलिंग होगी, वो भी अभी तक कहीं ना कहीं नजर नहीं आता है। उसके बाद ये कहा गया कि जो बंकर बनाएंगे, पैसा भी उसके लिए सैंक्शन हुआ, लेकिन बंकर की जो रफ्तार है वो इतनी स्लो है, इतनी कम है कि लोगों का कहना है कि आए दिन पाकिस्तान की ओर से शेलिंग की जाती है, तो वो अपने बाल बच्चों को लेकर, कोई बच्चा बीमार है, कोई बूढ़ा है घर में बीमार है, उसको लेकर रात में निकलना घर से बाहर और दूर जहाँ पे हर सुविधा नहीं मिलती है हर किसी को, तो एक तरह से वार की एक जंगी सूरत हाल बनी होती है। तो ऐसे में
बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ रहना बड़ा मुमकिन नहीं है ज्यादा दिनों तक। तो लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए पिछले कई महीनों से या हम कहेंगे पिछले 4 सालों से जिस तरह से सीज फायर वायलेशन की घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है, जिसकी तादाद बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में लोगों की मुश्किलातों का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। वहीं हमें देखने को मिला कि लोगों का कहना है कि जो थोड़ा मुआवजा वो उनको मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। किसी का अगर घर पूरा डैमेज हो चुका है उसको भी वही मुआवजा है, और किसी के घर की 2 ईंटें भी अगर टूटी हैं तो उसको भी वही मुआवजा है। तो कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है। और दूसरा उनका कहना है कि उनके अगर मवेशी मारे जाते हैं, एक भी गाय जो है वो 50,000 60,000 की आती है, या 1 लाख से भी ज्यादा की कई बार आती है। भैंस जो होती है, गाय होती, मवेशी होते हैं, लेकिन उन्हें मुआवजा जो है 30,000 कहा गया है, और लेकिन वो 30,000 भी उनको समय पे नहीं मिलता। और उसके लिए कागजी कार्रवाई इतनी ज्यादा है कि ये लोग जो हैं गांव के सरहदी इलाकों के इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो उन फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में ही लगे रहते हैं। जी, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया राजन वैद्य जम्मू से। तो जम्मू में आपने देखा सरहदी इलाकों के रहने वालों के हाल बेहाल हैं और हुकूमत भी उन्हें ठीक तरह से तवज्जो नहीं दे रही है। उनके साथ अफसरों का रवैया अफसोसनाक है और वो लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जी सलाम उनकी इस आवाज को आप तक पहुंचा रहा है। और अगली खबर का रुख करेंगे। डिस्प्लेस्ड कश्मीरी सिख कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान में सिखों के मुबैना कत्लेआम पर तशवीश का इजहार किया है। जम्मू में सहाफियों से बात करते हुए कॉन्फ्रेंस के सदर ने कहा कि पाकिस्तान में अब अकलियत महफूज नहीं रह गई है। कहीं पर भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, अगर उसके लिए उसके साथ अत्याचार होता है तो वो ह्यूमन राइट वायलेशन तस्वर की जाए, क्योंकि यूएनओ के चार्टर के अंडर जो ह्यूमन राइट वायलेशन है वह सारी दुनिया में लागू होता है, होना चाहिए। और जो पिछले दिनों पाकिस्तान में एक सिख के साथ हुआ वो बहुत अत्याचार है, हम उसकी फुल फ्लेजेड कंडेमनेशन करते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शनिचर को बुदशाह पुल पर सीआरपीएफ के काफिले पर हुए ग्रेनेड हमले की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। मिलिटेंटों ने बुदशाह पुल पर मैसूमा के बाहरी छोर पर सीआरपीएफ की 132वीं बटालियन की नाका पार्टी को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला किया था। ग्रेनेड वहां से गुजर रहे एक ऑटो रिक्शा में बैठे मिलिटेंट ने फेंका था ये इसे, और ग्रेनेड नाका पार्टी के मोबाइल बंकर के पास गिरा और एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। इस हमले में सीआरपीएफ के एक जवान समेत 3 लोग जख्मी भी हुए थे। इस बीच अनंतनाग के शहबाग इलाके में मिलिटेंटों ने ग्रेनेड अटैक किया। यहां पर मिलिटेंट ने हिफाजती दस्तों को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका, लेकिन ग्रेनेड निशाने से चूक गया और सड़क पर फटा। इस ग्रेनेड अटैक में कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो अनंतनाग में शहबाग इलाके में मिलिटेंटों ने ग्रेनेड अटैक किया। यहां पर मिलिटेंट ने हिफाजती दस्तों को निशाना बना करके यहां पर ग्रेनेड फेंका था, लेकिन ग्रेनेड निशाने से चूक गया और सड़क पर जाकर फट गया। इस अटैक में यह अच्छी बात रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो मिलिटेंट लगातार रमजान में एक तरफा सीज फायर की हिंदुस्तान की तरफ से ऐलान के बावजूद भी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर खालिद मुंतजिर अनंतनाग से फोन लाइन पर हैं। खालिद, जानना चाहेंगे आपसे क्या कार्रवाई चल रही है इस सिलसिले में, और ये एक बहुत ही खतरनाक बात है, आगे अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। अनंतनाग में किस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम दिखते हैं जबकि मिलिटेंट अपनी इस हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं? देखिए इमरान, जहां तक अमरनाथ यात्रा की बात करें, अमरनाथ यात्रा की हिफाजत के हवाले से तो मैं ये बताना चाहूंगा कि गुज़श्ता बरस अगर अमरनाथ यात्रा पे हमला हुआ था और उसके बाद जो सिक्योरिटी एजेंसियां थी उन्होंने जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको मुतहक करने की राय दी थी। और इस साल भी अगरचे भी अमरनाथ यात्रा शुरू होने में वक्त है, लेकिन इस साल अभी तक जो है सिक्योरिटी और जिला इंतजामिया की जानिब से कई बार मीटिंगों का इनेकाद किया गया और उन मीटिंगों में जो है अमरनाथ यात्रा पे आने वाले यात्रियों की जो सिक्योरिटी है, उनकी हिफाजत जो है उसको यकीनी बनाने के हवाले से जो है संजीदगी से गौर खोज किया गया, सोचा गया और कई इकदाम भी उठाए गए।
जहाँ तक हमारा क्या था कि हमारे से अगर हम बात करें तो उस पर बेफिक्र हम यही कहेंगे कि बेफिक्र रहने के लिए जिला इंतजामी और सिक्योरिटी एजेंसियों ने कहा कि अब की बार कोई चूक नहीं होगी और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और जो हम देखें कि जनूबी कश्मीर की अगर बात करें गुज़श्ता दिनों में जो पहले मिलिटेंट्स की जानिब से 1 जून से लेकर 4 जून तक जो है हमलों में शिद्दत लाने के लिए को कहा गया था। पहले मिलिटेंट की जानिब से कहा गया था कि वो इन दिनों में अपने हमलों में शिद्दत लाएंगे और वो देखने को भी मिला। और जो पैदा पर कई एक ग्रेनेड हमले हुए, जिनमें कल ही जो हमें देखा कि गुज़श्ता शाम को 9:30 बजे के करीब शेरबाग अनंतनाग में एक ग्रेनेड दागा गया जो निशाना चुकने की वजह से जोरदार आवाज के साथ फट गया। और शुक्र है कि वहां पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और इस हमले के बाद और इससे पहले भी हमने बताया कि यहाँ शेरबाग के साथ साथ कुछ दिनों पहले बिजबिहारा में फायरिंग हुई थी और बिजबिहारा के बाद खन्नावल में भी जो है ग्रेनेड हमला हुआ था। और उसके बाद जो है सिक्योरिटी को सख्त किया गया है। और कल शाम को ही जो है इस शेरबाग में ग्रेनेड हमले के बाद पूरे इलाके का मुआयना किया गया था। और आप ये मान के चलिए कि अब सिक्योरिटी फोर्सेज और बिलखुसूस पुलिस और जो नीम फौजी दस्ते हैं आपसी तालमेल बनाए हुए हैं और ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो मिलिटेंटों के बढ़ते हमले हैं इनकी जो शिद्दत है उसे कम किया जाए और मिलिटेंटों पर भी काबू पाया जाए। जी शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका खालिद मुंतजिर अनंतनाग से। वहीं शोपियान में भी मिलिटेंटों ने पुलिस की गश्ती टीम पर ग्रेनेड हमला बोला। हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इसके अलावा 12 आम शहरी भी इसकी जद में आने से जख्मी हो गए। हमले के बाद हिफाजती दस्तों ने पूरे इलाके का मुहासरा करके मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी है। तो शोपियान में मिलिटेंटों ने पुलिस की गश्ती टीम पर ग्रेनेड से हमला किया है। हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। इसके अलावा 12 आम शहरी भी इसकी जद में आने से जख्मी हो गए। हमले के बाद हिफाजती दस्तों ने पूरे इलाके का मुहासरा करके मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी है। तो शोपियान, अनंतनाग और कश्मीर के कई हिस्सों में इस तरह की हरकत मिलिटेंट्स की तरफ से की जा रही है, जबकि हिंदुस्तान की तरफ से एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया गया है। तमाम सियासी जमातें भी कह चुकी हैं कि मिलिटेंट्स खास तौर से इस मौके का फायदा उठाएं, लेकिन ना तो अलहदगी पसंदों को इसको लेकर के कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही मिलिटेंटों को। और इस वक्त हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सैयद तजम्मुल, ये जो दिख रहा है कश्मीर में जिस तरह से हमले बार बार और लगातार हो रहे हैं और खास तौर से रमजान मुबारक के इस बाबरकत महीने में बेहद अफसोसनाक है और मिलिटेंट्स समझ नहीं रहे हैं कि उन्हें कितना सुनहरा मौका दिया गया है। एक बार फिर तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, सीधे लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर तो हमले हो ही रहे हैं, आम लोग भी इसमें, आम शहरी, आम कश्मीरी भी जख्मी हो रहे हैं। सैयद तजम्मुल, मिलिटेंट्स ये जो सीज फायर का सुनहरा मौका दिया गया इसका भी फायदा नहीं उठाना चाहते, ना ही उनके वो आका जो उन्हें बरगलाते हैं। बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा इसके तफसील में ले जाऊंगा कि आज तकरीबन 11:30 बजे के करीब शोपियान इलाके में उस वक्त पूरा इलाका लरज उठा जब बटपोरा के नजदीक जब स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन शोपियान की गाड़ी जब यहाँ पहुंची तो ट्रैफिक जैम को वो अवॉइड कर रहे थे। यानी जब ट्रैफिक जैम था तो पुलिस के जवान जो थे वो जो ही जिप्सी से नीचे उतर आए और ट्रैफिक जैम को क्लियर करने लगे तो इसी बीच जोर पर ग्रेनेड धमाके से पुलिस के एहलकार देखते ही देखते मजरूब हुए और इसमें 2 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि मकामी लोग भी जख्मी हुए। उसके बाद इन जवानों को पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद बादामी बाग अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर इब्तदाई इलाज और मुआवजा के बाद और ऑर्थोलॉजी चेकअप के बाद कई एक पुलिस एहलकारों का यहाँ पर सिटी स्कैन वगैरह कराना था और उसके बाद उन्हें रुखसत कर दिया गया। जावेद अहमद और दीगर साथी जो उसके हैं उन्हें रुखसत अस्पताल से किया गया, लेकिन उसके बाद हालात ऐसे नहीं रहे, बल्कि जो जख्मी हुए थे उनको श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल मुंतकिल किया गया, कई एक को सौरा अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन इमरान, आपको याद होगा कि यह गुज़िश्ता कई दिनों से यह सिलसिला चल रहा है जब शहर श्रीनगर के तकरीबन 3-4 इलाकों में यके बाद दीगरे एक ही दिन में ग्रेनेड धमाके हुए, जिससे न सिर्फ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स
आम शहरी बल्कि कई लोग भी जख्मी हो गए। लेकिन साथ ही आज इस ज़िमन में हमने रियासती सरकार के तर्जमान नईम अख्तर अंद्राबी से राब्ता कायम किया और उनसे पूछना चाहा कि इस हालात में आप लगातार सीज़फायर एक तरफा सीज़फायर की अपील भी कर चुके हैं। माने कि पाकिस्तान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और बाकी जो तंजीमें हैं उन्होंने आपके इस बयान की कोई लाज नहीं रखी और किसी में खाते में लाए बगैर आपके सीज़फायर को मुस्तरद कर दिया। उसके बाद इमरान, आपको याद होगा कि रमजान के महीने में अगर इस तरह से सीज़फायर का वायलेशन जो है सरहद पर जारी है, दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में ग्रेनेड धमाकों की बारिशें जारी है, तो मुझे लगता है कि हमसाये मुल्क ये बात साफ करना चाहता है कि वो अमन के सफीरों के साथ नहीं रहना चाहते हैं। बिल्कुल, ये दिख रहा है ये। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सैयद तजम्मुल इस पूरी जानकारी के लिए श्रीनगर से। और बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने शोपियान और अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हुए हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत सरकार की मुस्बत पहल का जवाब देने में बुरी तरह नाकाम साबित हुआ है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से दहशतगर्दाना घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है। हमारे साथ रविंद्र रैना है, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। सर, आज भी शोपियां में जो है अटैक किया गया, 7 लोग जख्मी हैं। कल कानाचक और अखनूर सेक्टर में वहां पे फायरिंग की गई, 11 लोग जख्मी हो गए, 2 जवान शहीद हो गए। कैसे देखते हैं इसको? पाकिस्तान नहीं चाहता है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग अमन, भाईचारे और चैन के साथ रहें। पाकिस्तान सिर्फ चाहता है कि रियासत जम्मू कश्मीर में खून खराबा हो, बेगुनाह लोगों का कत्ल हो, बच्चे स्कूल ना जाएं, बिजनेस करने वाले अपनी दुकानें ना खोलें, शिकारा चलाने वाले अपना काम ना करें। पाकिस्तान वाले सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की बर्बादी चाहते हैं। इसलिए जब हमारी मोदी सरकार, दिल्ली सरकार ने माह रमज़ान के लिए कुछ अमन का पैगाम दिया, शांति का पैगाम दिया, भाईचारे का पैगाम दिया, तो पाकिस्तान ने यहाँ बॉर्डर के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी और वहीं शोपियान, सोपुर, मच्छल, उत्तरी कश्मीर में घुसपैठ कराने की कोशिश की, पत्थरबाजी की घटनाएं। पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर बर्बाद हो। जम्मू कश्मीर तो बर्बाद नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान जरूर बर्बाद होगा। ऐसे में डीजीएमओ लेवल की टॉक्स होती हैं और ये कहा जाता है कि जो 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट है उसको लागू किया जाए, लेकिन अगले दिन ही इस तरह की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान जो है ये कुत्ते की दुम के जैसा है, ये सीधी नहीं हो सकती है। तो ऐसे में सीज फायर जो आपने किया है, क्या वो जायज है इस वक्त? सीज फायर हमने अमन का, एक भाईचारे का पैगाम दिया है, पाकिस्तान को थोड़ी दिया है। हमने अपने रियासत जम्मू कश्मीर में माह रमज़ान के महीने में अमन हो, भाईचारा हो, शांति हो, सुख चैन हो। उसके बाद अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है। एक कम्युनल हार्मनी बने, प्यार मोहब्बत जो हमारे जम्मू कश्मीर की पहचान है, उसको लेके हमारा मोदी सरकार का एक इनिशिएटिव है। पाकिस्तान थोड़ी चाहेगा कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर भाईचारा आए। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं पत्थरबाजों को माफ कर दिया और वही पत्थरबाज आज हमले करते हैं। हमने किसी को माफ नहीं किया। जो देश के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, कुछ देश के खिलाफ कार्रवाई करेगा, उसको रगड़ा पट्टी करेंगे। रविंद्र रैना जिनका कहना है कि पाकिस्तान को एक मौका दिया गया था संभलने का और एक दोस्ती का पैगाम माह रमज़ान के महीने में, लेकिन शायद पाकिस्तान दोस्ती की भाषा को नहीं समझता है। अब उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद खैर मकदम है आपका, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव के बाद शहर में खबर आम होते ही गुज़िश्ता माह तंगदार में दरअंदाजी के दौरान मारा गया सिराज अहमद शेख लाजूरा का रहने वाला था और घर वालों के मुताबिक वो गुज़िश्ता सितंबर से लापता है। उसका नाम मकामी नौजवान सड़कों पर उतर आए और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलवामा नौजवानों और हिफाजती दस्तों में झड़प आपने तस्वीरें देखी। हिफाजती दस्तों की मुस्तैदी के सबब सोपोर के नवाही इलाके में एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस के मुताबिक नथीपोरा वडूरा इलाके में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने आईईडी को नकारा बना दिया। एसएसपी जावेद इकबाल के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए मिलिटेंटों ने सड़क के किनारे आईईडी को नस्ब किया था।
उसी को अभी फिर कंट्रोल तरीके से डिफ्यूज़ करा है यहाँ पे। और क्या मैकेनिज्म था, कौन सा एक्सप्लोजिव था, क्या था, वो हम लोग अभी चेक करवा रहे हैं, FSL वगैरह भिजवा के वो चेक करवा रहे हैं। हुकूमत के तर्जुमान और PDP के सीनियर लीडर नईम अख्तर का कहना है कि हुर्रियत और पाकिस्तान को बातचीत की मेज पर आना ही होगा। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत और मरकजी हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, जवाब दूसरी जमातों को देना है। वादी की मौजूदा सूरत-ए-हाल और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को डायलॉग में शामिल करने, बराह रास्त पाकिस्तान के साथ बात करने का इलेक्शन का मैनिफेस्टो जो PDP का था, बिलाकर रियासती सरकार ने अमलाने की कोशिश की। नईम साहब, ये बातें इलेक्शन के दौरान भी की गई थी कि हुर्रियत और पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए थी, और वक्त आ चुका है कि जब इस तरह की अपील को अमलाने की जरूरत थी। कितना सेटबैक हुआ PDP को, खासकर गवर्नमेंट को, जब ये चीज़ें अमलाने में हुर्रियत ने सर्द मोहरी का इजहार किया और पाकिस्तान ने इसका रिस्पॉन्ड नहीं किया? नहीं, हमारा सेटबैक नहीं है, ये तो लोगों का इंटरेस्ट है। हमारा काम है, जो हमने कहा है, हमारी कोशिश रही है और आगे भी रहेगी कि बातचीत के ज़रिए जो भी मसले हैं वो हल हो जाएं। एक इसमें लोग कह रहे थे, रोज़ पूछ रहे थे हमें, कहाँ है आपका एजेंडा ऑफ अलायंस? जी जी बिल्कुल। तो एजेंडा ऑफ अलायंस में जो लिखा था वो तो हमने आज पेश किया। बिल्कुल। उसके अलावा अब जो करना है वो तो उसमें तो हम नहीं कर सकते कुछ, वो तो बात करनी है, हुर्रियत को बात करनी है, पाकिस्तान को बात करनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है, तो उसमें तो अब हमारा। लेकिन नईम साहब, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने तकरीबन इसी जगह से ऐलान भी किया था, अपने लफ्ज़ों की तायद भी की थी, जब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हिम्मत तो टूट जाती है जो डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। वो आप उन लोगों से पूछें जो इसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं। हमारा ही इसमें हमारा जो रोल है वो हम निभा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम आज हमें इत्मीनान है कि हमने एक टेबल पे लाया है मसला। गन्स बंद हो गई हैं सरकार की तरफ से, बंदूक बंद हो गई है। अब क्या करना है वो उन लोगों को सोचना है जो इसमें दूसरा फरीक है। एक अहम सवाल होगा, आखिरी सवाल नईम साहब आपसे, कि सीरीज़ ऑफ ग्रेनेड्स जो इस वक्त चलाए जा रहे हैं, चूँकि साउथ कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट 2 रोक दिया गया, उसके बाद ये जो ग्रेनेड्स वगैरह सबको बात करनी है। जब तक कश्मीर की सिविल सोसाइटी, आम आदमी बात नहीं करता है, ये किसी के हाथ में नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रियासती वज़ीर नईम अख्तर अंद्राबी के मुताबिक हमने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो या लोगों से जो वादे किए थे उसको अमलाने की कोशिश की। अब रियासत में मौजूद बाकी स्टेक होल्डर्स जो हैं वो भी इस बात को संजीदगी से ले लें कि अमन अमल के मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ, और साथ ही हमसाय मुल्क के साथ डायलॉग प्रोसेस का जो वादा था हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया, लेकिन उन्हें इस बात को संजीदगी से लेना होगा। अशरफ वानी और फारूक वानी के साथ सैयद तजम्मुल, जी मीडिया, SKICC, श्रीनगर, कश्मीर। और श्रीनगर के तारीखी जीरो ब्रिज पर चल रहे शाम रमजान इख्तिताम पजीर हो गया। 3 दिनों तक चले इस प्रोग्राम के दौरान इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम किया गया था। बड़ी तादाद में रोजेदार और दोस्त अहबाब अजीज रिश्तेदारों के साथ जीरो ब्रिज पर इफ्तार करते। इफ्तार के बाद भी लोगों का आना जाना लगा रहता। सयाह भी इसमें शरीक हुए। खाने पीने की चीजों के लिए मुख्तलिफ डिशेस के स्टॉल भी लगे हुए थे। इस मौके पर मकामी मुसव्विरों की बनाई पेंटिंग्स की भी नुमाइश लगाई गई। कुरानी आयात भी लिखी पेंटिंग्स को मकामी और बाहर से आए सयाहों ने काफी पसंद किया। और अक्सर हमने देखा कि इफ्तार के बाद लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इफ्तार के बाद दे गो टू रेस्टोरेंट, दे गो टू प्लेसेस, जैसा कि बाहर नाइट मार्केट्स लगते हैं, जैसा आपने देखा होगा हैदराबाद में बहुत ही अच्छा लगता है सुबह 4 बजे तक, और मैंने वो खुद देखा भी है। तो यहाँ भी मैंने देखा कि कुछ यंगस्टर्स भी थे, उनका भी मन था, और इसी में हमने सोचा कि यंग एंटरप्रेन्योर्स को हम एक ऑप्शन भी दे दें कि वो अपने स्टॉल्स लगाएं जिनका बेसिकली बिजनेस है, आर्ट है, सो फूड और आर्ट को इकट्ठे मिलाएं। तो फिर हमने 3 दिन का ये प्लान किया और इसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, बिकॉज मैंने देखा है कि अब कश्मीर में भी थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है कि लोग इफ्तार घर से बाहर भी करते हैं फैमिलीज़ के साथ या फ्रेंड्स के साथ। तो जैसा कि हमने देखा कि लोग फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ आए और एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिकॉज ये ज़ीरो ब्रिज है, या एक हेरिटेज ब्रिज भी है, और शाम को जब ये लिट होता है तो लोगों को एक फ़ील आता है, बिकॉज रिवर जहलम के ऊपर है, तो आप देखेंगे शाम को एक अलग ही लुत्फ़ होता है, और इतने अच्छे मुक़द्दस महीने में है। जो हमने ये फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया है, इसका बेसिक पर्पस यही है कि जो कश्मीर का टर्मोइल इस टाइम चल रहा है, पीपल शुड गेट समथिंग डिफरेंट। इफ्तार के बाद लोगों को कुछ मिलना चाहिए जिसके लिए वो रोज़े के बाद कुछ इंजॉय कर पाए, बिकॉज जनरली कश्मीर में इफ्तार कर लिया, नमाज़ पढ़ ली और बैठ लिए, फिर तरावी पढ़ के, इतनी हमारी लाइफ है रमज़ान में एटलीस्ट। तो दिस वाज समथिंग हम चाहते थे, एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर लोगों को कम से कम मिले रमज़ान के महीने में।
इसका यहाँ पे है कि मतलब जैसे टू डू समथिंग गुड, जैसे रमज़ान का मतलब ये है कि लोगों के लिए कुछ करना, तो काइंड ऑफ ये रिवाइव कर रहे हैं हम यहाँ पे। जैसे हालात भी बहुत सारे ख़राब है तो लोगों को मौका नहीं मिलता कुछ ऐसा करने का, तो इस तरह से मौका मिल रहा है लाइक सब लोगों को कि अपना अपना जो काम है वो पोर्ट्रे करें यहाँ पे और लोगों को पता चले उनके काम के बारे में। शदीद गर्मी का असर पहाड़ी इलाकों पर भी हो रहा है और श्रीनगर में पारा 35 के पार पहुंच चुका है। 1978 और 2005 में दर्जे हरारत 36 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया था। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि आइंदा चंद दिनों तक गर्मी की शिद्दत बनी रहेगी। पहला सवाल होगा कि ये कितने टाइम के बाद ये जो पारा है काफी ऊपर आया? देखिए, जहाँ तक श्रीनगर की बात है, जैसे आपने बोला, बिल्कुल हीट वेव कंडीशन चल रहा है पर्टिकुलर लास्ट 2-3 दिन से। तो यहाँ पे जो अभी सबसे जो हाईएस्ट टेम्परेचर इस साल जो रिकॉर्ड किया गया है जून के महीने में 35 डिग्री सेल्सियस, जो कि 3 जून को रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इससे पहले तकरीबन नहीं 78 तो ऑल टाइम रिकॉर्ड है, 2005 में गया है 36.5 डिग्री सेल्सियस गया है, यानी कि आज से 13 साल पहले इतना हुआ था। इससे पहले ऑल टाइम रिकॉर्ड जो है ये 1978 में 37.8 डिग्री सेल्सियस गया है। 37 जी। तो कहने का मतलब ये है कि वादी कश्मीर में खास करके जून के महीने में या मई के या जून के या जुलाई के महीने में टेम्परेचर टचिंग 35-36 डिग्री सेल्सियस ऑन सर्टेन ईयर्स, मतलब कुछ साल में ये हो जाते हैं, तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि इस बार जो है टेम्परेचर काफ़ी मतलब ऊपर चला गया है कश्मीर वैली में। जहाँ तक जम्मू और लद्दाख रीजन की बात करें तो जम्मू में जनरली देखिए मई जून के महीने में था 45 डिग्री सेल्सियस या 46 तक भी पहुँचते कभी, लेकिन इस बार जो है अभी तक जो है 43 डिग्री सेल्सियस जम्मू में, 43.5 डिग्री सेल्सियस जो कि और 29 मई को रिकॉर्ड किए गए। इसके बाद अभी नहीं है, अभी 41-2 के आसपास ही चल रहा है। तो आने वाले दिनों में जहाँ तक बात करें तो आने वाले दिनों में एक दो दिन में खास करके ये जम्मू में भी टेम्परेचर टचिंग 44 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकते हैं, और जहाँ तक वादी कश्मीर की बात करें तो 33-34 के आसपास ही रहने का इम्कान। तो रियायत कब तक मिलने की उम्मीद है? क्या मौसम चेंज? देखिए, अभी कोई ऐसे बारिश होने का कोई संभावना है नहीं, ना लोकल डेवलपमेंट है, मॉइस्चर भी कम है, तो लेकिन अभी खास करके एक नेक्स्ट 2 दिन तो नहीं मिलेगा, फिर अराउंड 9-10 के आसपास थोड़ा बारिश होने का संभावना है, तो जिसकी वजह से लोगों को राहत मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये है कि 2-3 दिन राहत मिलने का चांसेस कम ही है। हीट वेव कंडीशन इन पॉकेट्स में चलेगा। जहाँ तक लद्दाख की बात करें तो लेह में कल का जो टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस जी रहा है, तो उतना वो चल रहा है, तो काफ़ी लेह में तो अभी ठीक ही चल रहा है, लेकिन वहाँ पे भी गर्मी है। एक आखिरी सवाल होगा कि ये जो मौसम है, आज आपने जिस तरह से कहा कि काफ़ी एक इसके साथ हिस्ट्री जुड़ी हुई है, स्कूली बच्चे और बाकी, चूँकि रमज़ान का महीना भी है, तो क्या इकदाम उठाने चाहे ताकि अपना जो स्किन, अपना खासकर जो टेम्परेचर बॉडी का, देखिए जब भी कोई मतलब हीट वेव कंडीशन चलते हैं, गर्मी के मौसम में है, खास करके मैं तो ये कहूँगा कि पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, मतलब लिक्विड फ्लूइड इनटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए लोगों को, ताकि आपकी बॉडी जो है ठीक रहे। इसके साथ साथ पर्टिकुलरली मिड नाइट अवॉइड अननेसेसरी गोइंग आउटसाइड, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग मिडिल ऑफ द डे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक वादी कश्मीर और लेह की बात है, मुझे लगता नहीं कि इतना भी मतलब गर्मी है, पर इतना भी नहीं कि लोगों को बहुत ज़्यादा इससे वो है कोई प्रॉब्लम हो जाए, इतना नहीं है। और गलंडर पामपुर में एक सड़क हादसे में टाटा मोबाइल गाड़ी का ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हो गया। जख्मी को अस्पताल में दाखिल किया गया। पुलिस के मुताबिक एलपी ट्रक और टाटा मोबाइल की न्यू बाईपास के करीब आमने सामने से टक्कर हो गई। मकामी लोगों की मदद से टाटा मोबाइल के ड्राइवर को निकाला गया और उसे अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने इस मामले में लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया है। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से शुरू किए गए फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का जम्मू कश्मीर में भी इफ्तिताह हुआ। जम्मू में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर थॉमस मैथ्यू ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रोग्राम की थीम सार्फिन के मफाद की हिफाजत है। 4 से 8 जून तक चलने वाले लिटरेसी वीक के दौरान पोस्टर्स, कैंपस मीटिंग और माशी और इक्तिसादी उमूर से जुड़े पहलुओं की सार्फिन को जानकारी दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेजेंटेशन के जरिए भी प्रोग्राम की गरज और गायत की जानकारी दी गई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन परवेज अहमद ने भी बैंकिंग सेक्टर कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने पर जोर दिया। Also, so far the Reserve Bank of India is concerned, it is undoubtedly an indivisible force behind the financial inclusion. I feel the real empowerment in the entire country has taken place through this instrument of the financial inclusion, largely driven by the Reserve Bank of India. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गांदरबल जिले में अब तक 6426 एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। स्कीम से मुतालिक जायजा मीटिंग में जिला तरक्याती कमिश्नर को खासतौर से इसकी जानकारी दी गई। डीडीसी ने आज तमाम तहसीलों के सप्लाई ऑफिसर और गैस एजेंसियों के नुमाइंदों के साथ मिलकर के उज्ज्वला योजना की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतालिका अहलकारों को हिदायत दी कि स्कीम के जायज हकदारों को 100% कनेक्शन फराहम किया जाए। इस मौके पर लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक फोन नंबर भी जारी किया गया है। किसी किस्म की परेशानी होने पर 01942416131 पर राब्ता कायम कर सकते हैं, यानी 0194241631 पर राब्ता किया जा सकता है। और अनंतनाग के अशमुकाम में एक शख्स ने बड़ी बेदर्दी से अपनी बीवी का गला काटकर कत्ल कर दिया। खबरों के मुताबिक सद्दाम नाम के एक शख्स ने देर रात किसी बात पर नाराज होकर अपनी हामिला बीवी को गला दबाकर मार डाला। इस सिलसिले में पुलिस ने मकतूला के शौहर और ससुर को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक सद्दाम ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद तजहीज और तदफीन के लिए मकतूला की लाश उसके घर वालों को सौंपी जाएगी। कश्मीरी और उर्दू शेर अदब में असीर किश्तवाड़ी का नाम तारुफ का मोहताज नहीं है। वली मोहम्मद बट उर्फ असीर किश्तवाड़ी डायरेक्टर जनरल ऑफ अकाउंट्स के ओहदे से सुबुकदोश हुए थे। शेर अदब के अलावा उन्होंने तारीख और एजुकेशन के मौजू पर कई किताबें लिखी हैं। अदबी ज़ौक़ शौक रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स हर सूबों में मिलते हैं। जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं। अकाउंट्स महकमे के सीनियर अफसर वली मोहम्मद बट उर्फ असीर किश्तवाड़ी का शुमार रियासत के बेहतरीन अदीबों में किया जा सकता है। मुख्तलिफ महकमों में सीनियर ओहदों पर रह चुके असीर किश्तवाड़ी जितनी महारत से फाइलों को निपटाते थे, वैसी ही महारत उन्होंने रदीफ और काफिये पर भी हासिल कर ली थी। 1954 में किश्तवाड़ में पैदा हुए वली मोहम्मद ने 1976 में कश्मीर सिविल सर्विस क्वालिफाई किया। जम्मू यूनिवर्सिटी से उर्दू में मास्टर डिग्री हासिल करने वाले वली मोहम्मद घरेलू माहौल के सबब शुरुआती दौर में ही शेर व शायरी की तरफ माइल हो गए। शायरी विरासत में मिली। वालिद भी शायर हैं और उनके 3 शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं। वली मोहम्मद ने 1973 में एक नौजवान की याद में नज्म कही थी, जिसे काफी पसंद किया गया। असीर के तखल्लुस से शायरी करने वाले वली मोहम्मद उर्दू और कश्मीरी के साथ साथ फारसी में भी शेर कहते हैं। शेर व अदब के लिए किश्तवाड़ की जमीन बड़ी सरखेज साबित हुई है। फिदा हसनैन, मोहनलाल, कृष्णा मेहता जैसे मशहूर व मारूफ शायरों ने उनके अदबी शौक को काफी जला बख्शी। शेरी मजमूए के साथ साथ असीर किश्तवाड़ी ने तारीख, मजहब और मशहूर अदबी शख्सियात की सवानें भी तहरीर की है। अब तक 30 से ज्यादा किताबें शाये हो चुकी हैं उनकी तसनीफ करदा द फोकस ऑफ जम्मू कश्मीर को काफी शोहरत हासिल हुई थी। उनकी किताबों का मरकज जम्मू कश्मीर, उसकी तहजीब व सकाफत और कुदरती मनाजिर हैं। उन्हें लगता है कि किसी की नजर लग गई है जम्मू कश्मीर को।
बात ऐसे है कि ये जो हमारा माहौल है किश्तवाड़ का, मैं आपको ये बताऊं कि जब बरसगीर मुल्क की तकसीम के वक्त फरका वाराना इस आग में झुलसा हुआ था, उस वक्त किश्तवाड़ के जो बुजुर्ग थे हिंदू और मुसलमान, उन्होंने एक इत्तेहाद कायम किया और हमारे किश्तवाड़ को उस वक्त मुतासर उन्होंने नहीं होने दिया। और किश्तवाड़ का भाईचारा बड़ा मशहूर है, हमारे शायरों ने, हर लिखारी जो वहाँ का है उन्होंने उसको ज़बरदस्त सराहा है और उसको तक़वियत पहुँचाई है। मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए उन्होंने इल्मी व अदबी सरगर्मियों से खुद को जोड़े रखा। 90 की दहाई में डोडा जिले में तैनाती के दौरान उन्होंने फरीदिया बज़्म अदब के प्रोग्रामों को कामयाब बनाने में हर मुमकिन कोशिश की। अदब के साथ साथ तारीख और एजुकेशन में उनकी खासी दिलचस्पी थी। उनकी अदबी, इल्मी और समाजी खिदमात के लिए उन्हें राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें गांधी पीस अवार्ड, विशिष्ट अवार्ड, उर्दू अवार्ड और रसा जावेदानी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और उधमपुर ट्रैफिक पुलिस ने एक अनोखी पहल करते हुए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने वालों को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट यानी कि तहसीन और तारीफी सनद से नवाजने का फैसला किया है। इसका मकसद यह है कि ड्राइवर ट्रैफिक नियमों की पासदारी करें और दूसरे लोगों को भी इसकी तरगीब दी जाए। जिला पुलिस ने यह सर्टिफिकेट उन ड्राइवर्स को खुसूसी तौर पर दिया है जो कि ट्रैवल गाड़ियां चलाते हैं। एसएसपी रईस अहमद के मुताबिक ट्रैफिक नियमों के हवाले से बेदारी मुहिम आगे भी जारी रहेगी। देखिए, हमने पिछले साल में जो हमारे पास फिगर्स आए एक्सीडेंट्स के, और खासकर यूथ जो है जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है, और इसमें हमारा खासकर एक जो बड़ा एक सेक्शन था कमर्शियल ड्राइवर्स का जो पैसेंजर बसेस चलाते हैं, तो उनका जो है इसमें ये आ रहा था कि उनके अगर रूल फॉलो करने से है हमारी ये रेट्स ऑफ एक्सीडेंट्स जो है वो कम हो सकते हैं। इधर प्रधानमंत्री आवास योजना से रियासत के दूर दराज के इलाकों में आबाद गरीब आवाम को भी अब छत मयसर होने लगी है। सरहदी जिले पुंछ में सालों से टीन शेड और तिरपाल में जिंदगी जीने वाले गरीब और बेवा अब पक्के घरों में रहने लगे हैं। इस स्कीम ने उनकी जिंदगी बदल दी है। पीएम मोदी का ये ड्रीम स्कीम है। इसके पेश नजर रियासती हुकूमत और इंतजामिया इस स्कीम के नफाज में काफी संजीदगी बरत रहे हैं। कच्चे घरों से पक्के घरों में मुंतकिल होने वाले लोग बेहद खुश हैं। जंगली जानवरों को सख्त गर्मी और लू से बचाने के लिए महकमा जंगलात ने मांडा डियर पार्क में रहने वाले जानवरों के लिए खास इंतजाम किया है। गर्मी से बचने के लिए पार्क में एयर कूलर और पानी की 24 घंटे सप्लाई का इंतजाम किया गया है। और वाज़ेह है कि पार्क में ऐसे कई जानवर हैं जो कि ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कवूसा की, जहां पर कवूसा नरबल इलाके में पानी की सप्लाई न होने से मकामी बाशिंदे सड़कों पर उतर आए। पीएचई महकमे के खिलाफ एहतजाज करते हुए लोगों ने श्रीनगर गुलमर्ग कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया। मकामी लोगों का कहना है कि आलूद पानी पीने के सबब इलाके में बीमारियां फैलने का खदशा है। और बनिहाल में मिड डे मील बनाने वाले बावर्चियों ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। खाना बनाने वाले मुलाजिमों के एहतजाज को पैंथर्स पार्टी की भी हिमायत हासिल है। मुजाहिरीन और एनपीपी ट्रेडर्स यूनियन ने एमडीएम बावर्चियों को मुस्तकिल नौकरी देने का मुतालबा किया। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।